हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं गर्मी का मौसम चल रहा है, तो बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, ना समोसा खाएं ना दूसरों को खिलाएं। इससे क्या हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। वैसे गर्मी में तो और भी ज़्यादा। तो स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास भी होता है। क्लियर है बात। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सार्थक अंक और त्रुटियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे विमा के बारे में। विमा के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे और लेक्चर को करेंगे समाप्त। तो स्टार्ट करते हैं। विमा आखिर होती क्यों है, क्या है विमा, क्या होती है। विमा किसी भौतिक राशि को ये बताती है कि वो भौतिक राशि किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी है। विमा क्या दिखाती है कि कोई भौतिक राशि किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी है, यही क्या व्यक्त करती है, हमारी विमा बताती है। ठीक है, तो परिभाषा लिखते हैं। विमा किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के घात के पदों में लिखना, घात के पदों में लिखना क्या कहलाता है, विमा कहलाता है। विमा कहलाता है। विमा वैसे देखा जाए तो एक लेडीज की तरह शो कर रहा है, तो विमा कहलाती है, लिख लो, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के घात के पदों में लिखना क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। क्लियर है। अब देखो एक बात सुनो, जैसे तुम्हारे पास कोई विमा है, कोई राशि है बल, क्या है बल, जैसे हम लोग फोर्स बोलते हैं। इसकी विमा तुम्हें निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, बल का फॉर्मूला लिखो। बल किन किन दो राशियों से मिलकर बना है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्लियर बात है। लेकिन यहाँ पे ये तो पता चल गया कि द्रव्यमान तो मूल राशि है लेकिन त्वरण मूल राशि नहीं है। तो हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग त्वरण को तोड़ेंगे, यानी त्वरण का फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय। देखा जाए तो वेग बटे समय, हाँ वही वेग परिवर्तन बटे समय, लेकिन अब उसको लिख लेते हैं वेग बटे समय ही लिख लेते हैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होगा, लेकिन वो वेग ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ द्रव्यमान तो मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, लेकिन वेग मूल राशि नहीं है। तो हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे और वेग का फॉर्मूला भी लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी विस्थापन बटे समय। तो दूरी बटे समय, और जब बटे में समय लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय गुणे समय। तो आखिर में क्या पता चला कि जो बल है वो द्रव्यमान, दूरी, समय और समय से मिलकर बना है। अब यहाँ इसमें जितनी भी राशियां हैं सबकी सब मूल राशियां हैं। अब इनको एक व्यक्त करने की एक स्पेशल क्या होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं, जिसमें हम लोग द्रव्यमान को लिखते हैं एम से, दूरी को लिखते हैं एल से, और टी समय को लिखते हैं कैपिटल टी से। तो टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। जो बटे में टी स्क्वायर है, जब ये बटे के ऊपर जाएगा तो टी माइनस टू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम एल टी माइनस टू, और ये निकल के आ गई बल की विमा। कन्फ्यूजन है, चलो ठीक है, इसको लिख लो एग्जाम्पल के तौर में, और हम लोग करते हैं किस प्रकार से विमा निकालेंगे। पहले इसको लिख लो। हम लोग देखेंगे मूल राशियों की विमाएं। कुछ स्पेशल 7 मूल राशियां होती हैं, सिर्फ 7 ही होती हैं। क्या क्या, द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और जो होती तीव्रता। ये जो 7 मूल राशियां होती हैं, इनकी स्पेशल क्या बनाई गई हैं, विमा बनाई गई हैं। जब इनकी विमाएं तुम याद कर लोगे तो बाकी सारी भौतिक राशियों की विमाएं तुम्हें पता चल जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखो, हम लोग आगे चलते हैं। मूल राशियां इधर लिखते हैं, विमा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। तो m फॉर मास। और किसी भी विमा को लिखने के लिए ये बड़ा ब्रैकेट का सिंबल हम लोग लगाएंगे हमेशा, ठीक है। और उसके बाद दूरी या लंबाई इसकी होती है l, क्योंकि लंबाई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, लेंथ का l, तो l। दूरी की विमा क्या होती है? l होती है। समय की विमा क्या होती है? कैपिटल T होती है। तापमान की विमा, तापमान की विमा कहीं कहीं पे तुम्हें Q मिलेगी, क्या मिलेगी? Q। और कहीं कहीं पे तुम्हें मिल जाएगी थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चौथी, विद्युत धारा। विद्युत धारा की विमा ए होती है। क्या होती है? ए। कहीं कहीं पे आई भी मिलेगी, लेकिन आई हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी ज्योति तीव्रता की जो विमा होगी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा की जो विमा होती है वो होती है कैपिटल एन। क्या होती है? कैपिटल एन। और अंत में एक और होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, तीव्रता को बोलते हैं इंटेंसिटी, तो इसकी विमा होती है कैपिटल आई। क्लियर है बात? क्लियर। तो ये छाप लो यानी लिख लो और इसको याद कर लेना, ये तुम्हें एकदम फिक्स याद होना चाहिए। वैसे तुम्हें सिर्फ 3 ही राशियों की विमा बार बार रिपीट होगी, द्रव्यमान, दूरी और समय, यानी एम एल टी। क्लियर है? और बाकी की कभी कभी यूज होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ए भी यूज होगा, ठीक है। विद्युत धारा, हाँ बस ये यूज होगा ज़्यादातर। तापमान की विमा भी कभी कभी यूज होगी, 11वीं की केमिस्ट्री में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो यूज होगी, ठीक है। मिटाते हैं इसे। अब देखो, कुछ राशियों की हम लोग विमा निकालते हैं, इससे तो अंदाजा लग जाए कि किस प्रकार से हम लोग अगर भूल जाएं। वैसे तो कुछ स्पेशल जो राशियां तुम्हारी पढ़ते जाओगे उनकी विमा तुम लोगों को याद होती जाएगी, क्योंकि विमा बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। लेकिन फिर भी तुम लोग अगर कहीं भूल जाओ तो उसकी विमा कैसे निकालोगे ये जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा। क्या स्थितिज ऊर्जा कोई भौतिक राशि है, इसकी अगर तुम विमा निकाल ले तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। अब देखो, m द्रव्यमान है और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। h क्या है? ऊंचाई। h ऊंचाई मतलब लंबाई, बराबर बात है। और m क्या है? द्रव्यमान। लेकिन g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार का क्या है? त्वरण। ये मूल राशि नहीं है, तो फिर हम लोग त्वरण को आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? m इंटू जी को क्या बोलेंगे? v बटे टी इंटू एच। क्लियर है? अब यहाँ पे v क्या नहीं है? मूल राशि नहीं है, तो आगे बढ़ाएंगे m इंटू वी क्या हो जाएगा? यानी विस्थापन बटे समय t और बटे t, तो वो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। s बटे टी स्क्वायर इंटू एच क्या होगी? h तो लंबाई ही है l। अब यहाँ पे तुम लोग सभी की विमा रख दो, क्योंकि ये सब क्या बन गई? मूल राशि। m द्रव्यमान है, s विस्थापन यानी दूरी है, l भी क्या है? दूरी है, और t क्या है? समय है। तो सबकी विमा रख दो। m यानी द्रव्यमान की विमा होती है कैपिटल M, और s यानी लंबाई, और लंबाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? l स्क्वायर। और बटे t, समय की विमा क्या हो जाएगी? t स्क्वायर। कोई दिक्कत? टी स्क्वायर बटे से जब बटे के ऊपर जाएगा तो +2 घात है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -2 घात हो जाएगी, तो m L2 T-2। किसकी विमा आ गई? स्थितिज ऊर्जा की आ गई। अब स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा दोनों सेम ही बात है, तो ऊर्जा की विमा क्या होती है? ML2 T-2। ठीक है? क्लियर है बात? हम लोग एक बात और देखते हैं, कार्य की विमा निकालते हैं। कार्य वर्ग। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अब बल तो यहाँ पे मूल राशि नहीं है, लेकिन विस्थापन यानी एक दूरी तो मूल राशि है। तो हम लोग अब बल को तोड़ेंगे। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो क्या लिखोगे? द्रव्यमान को m से ही लिखे दे रहे, त्वरण को a से रिप्रेजेंट किए दे रहे, विस्थापन को किससे? l से, क्योंकि दूरी है। ठीक है? अब यहाँ पे द्रव्यमान और l तो क्या है? मूल राशि है, लेकिन त्वरण नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा है त्वरण क्या होता है?
दूरी बटे समय स्क्वायर, तो m इंटू एल बटे टी स्क्वायर इंटू एल, देखो क्या हो जाएगा, m एल स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, m की विमा क्या होती है, m ही होती है, और l की क्या होती है, l ही हो जाएगी, तो एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर बटे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, जब टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, यानी देखोगे कार्य और ऊर्जा की दोनों की विमा क्या है, सेम है, उसकी भी एम एल टू टी माइनस टू थी और कार्य की भी एम एल टू टी माइनस टू है। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विमाओं के उपयोग में, किसमें, विमाओं के उपयोग, विमाओं के उपयोग यानी यूजेस ऑफ डायमेंशंस। विमाओं के बहुत अच्छे अच्छे उपयोग होते हैं, जिनमें सबसे पहला उपयोग है कि किसी भी सूत्र या फॉर्मूला या समीकरण तुम्हारा गलत तो नहीं लिखा है, इसकी क्या करना, जांच करना। तो क्या क्या है सबसे पहला उपयोग, समीकरण में की गई भूल पता करना। ये क्या बात है, समीकरण में की गई भूल का पता करना किससे हम लोग पता करते हैं, विमा से पता करते हैं। कैसे, जैसे कोई समीकरण लिखा है, जैसे मान लो न्यूटन का समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या है, कोई समीकरण है, इसमें अनेक पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, यानी किसी समीकरण में एक से अधिक पद होते हैं दोनों तरफ, बराबर के इधर भी बराबर के इधर भी, यानी दाएं और बाएं अनेक पद होते हैं जो कि जोड़ या घटाना में लिखे होते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है कि उन सारे पदों का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखना यहाँ पे v क्या है, वेग है, क्या है, वेग, यानी प्रारंभिक वेग है, क्या है, अंतिम वेग है, तो v का क्या होता है, एल टी माइनस वन। क्लियर है ना, क्योंकि वेग तो सीधा सीधा क्या है, चाल ही है, दूरी बटे समय एल बटे टी, टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो u क्या है, u हमारा है प्रारंभिक वेग, यानी वेग तो ये भी है, तो इसकी भी विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन हो जाएगी। और ए टी को देखना, त्वरण की क्या होती है, एल टी माइनस टू होती है त्वरण की, दूरी बटे समय स्क्वायर, तो एल टी माइनस टू, और यहाँ पे टी लिखा है मल्टीप्लाई में, तो टी की पावर वन, माइनस वन में से वन गया तो क्या हो गया, एल टी माइनस वन। यानी देखो इसकी भी एल टी माइनस वन, इसकी भी एल टी माइनस वन, इसकी भी, इस समीकरण में लिखे हुए तीनों पदों की विमाएं क्या हैं, सेम है। तो इस बात को भूलो, अभी हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी लिखते हैं। तो तुम्हें क्या लिखना है, किसी भी समीकरण में दाएं एवं बाएं अनेक पद होते हैं, लेकिन उन सारे पदों की विमा क्या होती है, समान होती है। अगर ऐसा नहीं है, यानी सारे पदों की विमा क्या नहीं है, समान नहीं है, तो जरूर ही उस समीकरण को लिखने में कोई त्रुटि या भूल हुई है। क्लियर है बात, देखो किसी भी समीकरण में, किसी भी समीकरण में दाएं एवं बाएं अनेक पद होते हैं, अनेक पद होते हैं, और सभी पदों की विमाएं समान होती हैं, यदि ऐसा नहीं है, तो जरूर ही उस समीकरण को लिखने में कोई भूल हुई। अगर हमें ये पता चल गया कि उस समीकरण को लिखने में क्या हुई है, भूल हुई है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, उस भूल का
पता कर लिया और फिर उसका सुधार कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में 3 पद हैं। कौन कौन? s, दूसरा यू टी, तीसरा 1/2 ए टी स्क्वायर। इन सभी में तीनों पदों की विमा क्या है? समान है। तीनों पदों की विमा क्या है? समान है। और हम लोग क्या कहेंगे कि यह समीकरण क्या है? सही है। क्लियर है बात? क्लियर है। इसको लिख लो, इसमें लिख लेना मैं, तीनों पदों की विमा क्या है? समान है। तीनों पदों की विमा समान है। ठीक है, अब देखो आगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे सारे पदों की विमा तो समान है, तब भी हो सकता है कि वो पद क्या हो? गलत हो, या वो समीकरण क्या हो? गलत हो। कैसे? जैसे देखो, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, एक समीकरण लिखा था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिख लिया। यहां पे s क्या है? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। इसकी विमा क्या है? l है। यू टी की विमा भी क्या है? l है। अब 1/2 की तो कोई विमा होती नहीं है, ए टी स्क्वायर की विमा भी क्या है? l है। और ये समीकरण क्या है? सही है। लेकिन अगर 1/2 की जगह तुमने 1/3 कर दिया, तब भी तो तीनों पदों की विमा क्या है? l है, क्योंकि 1/3 तो कांस्टेंट है, उसकी तो कोई विमा नहीं है। लेकिन ये समीकरण फिर क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि विमा सभी पदों की समान हो, फिर भी क्या हो सकता है कि समीकरण गलत हो सकता है। लेकिन अगर किसी समीकरण में विमा समान नहीं है तो 100% श्योर है कि वो समीकरण क्या है? गलत है। ठीक है ना? क्लियर है? तो इसमें लिखो, एक स्पेशल नोट करके लिख लो। नोट हो सकता है किसी समीकरण के सभी पदों की विमा समान हो, फिर भी वह समीकरण गलत हो। परंतु यदि समीकरण विमीय दृष्टि से सही नहीं है तो वह 100% गलत होगा। ठीक है? अगर कोई समीकरण विमीय दृष्टि से सही है तो वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, उसके कांस्टेंट के आधार पर, यानी उसकी प्रायोगिक दृष्टि के आधार पर वो समीकरण सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन अगर कोई समीकरण विमीय दृष्टि से ही गलत है तो 100% श्योर है कि फिर वो गलत है, वो सही नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। इसको लिखो, एग्जाम्पल में लिख लेना इसको, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/3 ए टी स्क्वायर। फिर लिखना ये समीकरण गलत है, लेकिन इसके सभी पदों की विमाएं क्या हैं? समान हैं। क्यों? क्योंकि 1/3 की जगह पे 1/2 स्थिरांक होना चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है। दूसरा उपयोग देखो विमाओं का। दूसरा उपयोग देखो, मात्रकों में परिवर्तन ज्ञात करना। मात्रकों में परिवर्तन कैसे ज्ञात करो? इसके पहले हम लोग पानी पी लेते हैं। ठीक है? हेडिंग डालो, मात्रकों में परिवर्तन ज्ञात करना। मात्रकों में परिवर्तन ज्ञात करना मतलब
मात्रकों में परिवर्तन कैसे ज्ञात करोगे। जैसे कोई एक मात्रक MKS पद्धति में लिखा है, उसको तुम्हें CGS पद्धति में लेकर के जाना है। तो MKS पद्धति से CGS में जाओ, CGS से FKS में जाओ, FPS से जो है SI पद्धति में आ जाओ। तो ये अलग अलग पद्धतियों में तुम्हें मात्रकों का अगर परिवर्तन करना है तो तुम क्या कर सकते हो, विमा के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग थ्योरी नहीं लिखेंगे, सीधा सीखेंगे। जैसे सोचो, अगर हम लोग ऊर्जा का मात्रक लें जूल, क्या लें, 1 जूल बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं 10 की पावर 7 अर्घ। क्लियर है बात। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है। जो जूल है वो तो हमारा SI मात्रक है, SI मात्रक बोले तो MKS, ठीक है ना। और जो अर्घ है वो क्या है, CGS मात्रक है। क्या है, CGS। अब हम देखना MKS पद्धति में तुम्हें 1 जूल है, 1 जूल से 10 की घात 7 अर्घ कैसे आया ये बताएंगे। तो इसी से तुम लोग क्या कर लोगे, पूरा सीख लोगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जूल और अर्घ दोनों किसके मात्रक हैं, तो ऊर्जा के, और ऊर्जा या कार्य दोनों के क्या होते हैं, सेम मात्रक होते हैं। तो ऊर्जा की जो विमा होती है वो क्या होती है, ML/T-2। क्लियर है बात, क्लियर है। अब देखो 1 जूल बटे 1 अर्घ बराबर, 1 जूल को अगर SI पद्धति में लिखोगे तो SI पद्धति में क्या होता है, MKS पद्धति होता है। द्रव्यमान किलोग्राम में होता है और द्रव्यमान किलोग्राम में MKS, और दूरी मीटर में, और समय सेकंड में। क्लियर है ना बात। और अगर वही बात अगर हम लोग CGS पद्धति की बात करें तो अर्घ किसका मात्रक है, CGS का है। CGS में दूरी सेंटीमीटर में और ग्राम में होता है द्रव्यमान, और समय होता है सेकंड में। ठीक है, क्लियर है। तो 1 जूल बराबर ML/T-2 से क्या कर लोगे, देख लोगे। और यहाँ पे क्या है, एक अर्घ का भी ML/T-2, लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, SI पद्धति के मात्रक रखने पड़ेंगे यहाँ पे अर्घ के। देखो कैसे, M क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो लिखोगे 1 किलोग्राम, गुणा कर दो। L क्या है, दूरी है। दूरी क्या होता है, मीटर। तो क्या करोगे, 1 मीटर का स्क्वायर गुणे T की पावर -2 है, यानी 1 सेकंड की पावर -2। ठीक है, यहाँ पे सेम करोगे, लेकिन ये अर्घ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, अर्घ। तो यहाँ पे M का द्रव्यमान क्या लिखोगे, 1 ग्राम, गुणे L का मात्रक सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, गुणे इसका भी सेकंड होता है तो 1 सेकंड की घात -2। देखो सेकंड क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आगे देखो, 1 जूल बटे 1 अर्घ। देखो 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तुम्हें 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा, जब तो ग्राम ग्राम क्या होगा, कैंसिल होगा। तुम्हें मात्रक काटने हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तब सेंटीमीटर कटेगा। ऐसे भी हो सकता है कि तुम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। उल्टा कैलकुलेशन पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग सीधा किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोग्राम को लिख सकते हैं 1000 ग्राम, गुणे, और 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बटे क्या है, 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो स्क्वायर जब होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कटेगा। जब 100 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्लियर सी बात है। और ये क्या है, 1000 है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3, 1000 गुणे 100 का स्क्वायर होगा तो 1 2 3 4, 4 3 कितना होता है, 10 की घात 7। देखो क्या आया है यहाँ पे, 1 जूल बटे 1 अर्घ, 1 जूल बटे
1 अर्ग बराबर आया है 10 की घात 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग आ गया। क्लियर है? 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो किए क्या है यहाँ पे जूल और अर्ग, जूल की विमा भी सेम रहेगी क्योंकि ऊर्जा का मात्रक है जूल, और अर्ग भी किसका मात्रक है? ऊर्जा का। हम लोगों ने दोनों की विमाएं लिखी। क्या लिखी? विमाएं। विमा हमें ये बता रही हैं कि इन राशियों को मूल राशियों की घात में कैसे लिखे हैं। यहाँ पे द्रव्यमान, दूरी और समय से मिलकर के जूल बना है। क्लियर है बात? द्रव्यमान जूल के मात्रक में लिखेंगे, यानी एसआई पद्धति के मात्रकों में लिखेंगे, किलोग्राम, मीटर और सेकंड में लिखेंगे, और अर्ग को किसमें लिखेंगे? ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में, और कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल लेंगे। इसी प्रकार किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रक में हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है। अब देखो तीसरा और इम्पोर्टेंट रूल, किसी भौतिक राशि के सूत्र को ज्ञात करना। किसी भौतिक राशि के सूत्र को कैसे ज्ञात सकते हैं हम लोग? विमेय विधि से क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। कोई भी तुम्हें भौतिक राशि दी होगी, लेकिन तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि वो भौतिक राशि किन किन राशियों के ऊपर निर्भर कर रही है। अगर तुमने ये बता दिया कि इन इन राशियों के ऊपर क्या कर रही है, वो निर्भर कर रही है, तो तुम निकाल लोगे उसका सूत्र। ठीक है? तो देखो हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं एक, जैसे मानो तुम्हारे पास कोई सरल लोलक है। क्या है? सरल लोलक। ये क्या कर रहे हैं? दोलन कर रहा है, इधर जाएगा और इधर भागेगा, ऐसे ही भागेगा। अब ये सरल दोलक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक तो है इसमें इसका अपना कुछ द्रव्यमान होगा m, और इसमें नीचे की तरफ लग रहा होगा गुरुत्वीय त्वरण। तो किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? mg होता है। भार एक वजन नहीं है, वेट नहीं है। किसी चीज का वेट यानी द्रव्यमान, और वेट को क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। भार एक प्रकार का बल है जो कि पृथ्वी की तरफ लगता है, और जिसका मान कितना होता है? अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो उसका भार बल कितना होता है? mg होता है। तो इस सरल लोलक में अगर कोई कण है जो कि धागे से बंधा हुआ है, तो उसका जो बल है वो कितना है? mg नीचे की तरफ है। इस धागे की लंबाई मान लो l है। क्या है? l। क्लियर है बात? किसी सरल लोलक में mg क्या है? बल है, और इसका द्रव्यमान कितना है? m है, और नीचे की तरफ बल कितना लग रहा है? mg लग रहा है। अब देखो एक चीज, अगर हम लोग कहें इस सरल लोलक का क्या निकालो? आवर्तकाल निकालो। आवर्तकाल क्या होता है? ये सरल लोलक एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय ले रहा है, उसे कहेंगे आवर्तकाल। और आवर्तकाल की निर्भरता है 3 राशियों के ऊपर, कण के द्रव्यमान m के ऊपर, धागे की लंबाई l के ऊपर, और भार बल mg के ऊपर। क्लियर है ना? क्योंकि ये सरल लोलक इधर जा रहा है, तो इधर इसी कारण से आ रहा है, mg के कारण आ रहा है। और हम लोग आवर्तकाल का फॉर्मूला निकाल लेंगे विमीय विधि से आराम से, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है? देखो कैसे। अगर आवर्तकाल को हम लोग t मान लें, क्या मान लें? t बराबर 3 राशियां हैं, द्रव्यमान और धागे की लंबाई और mg। तो अगर मान लो कि k क्या है? कोई कांस्टेंट है, और तीनों को इस प्रकार लिख दो। एक राशि है l की पावर a मल्टीप्लाई में, दूसरी राशि है द्रव्यमान m की पावर v, और तीसरी राशि है mg की पावर c मान लो। ठीक है? अब देखो t तो क्या है? समय है, तो t की तो राशि क्या होती है? t हो जाती है। सिंपल सी बात है। बराबर k तो कांस्टेंट है, क्लियर है। l क्या है? दूरी है, तो l लंबाई की l हो जाएगी, l की पावर a। m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान की क्या होगी? m की पावर b। और mg एक प्रकार का बल है, भार बल है। क्या है? भार बल। तो बल mg की जो है विमा क्या हो जाएगी? बल की विमा क्या होती है? mlt-2। तो देखो mlt-2
2, ये आ गया। देखो इसको यहाँ लिखते हैं, सरल लोलक को मिटाते हैं, ठीक है। इसको बना लेना शुरुआत में ही। तुम्हारे पास इस प्रकार की कोई चीज़ आ गई, t बराबर के l की पावर a m की पावर b और m l t की पावर -2 की पावर c, क्योंकि c लगा है ना तो c, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ भी l है और यहाँ पे भी l है। यहाँ पे l की पावर क्या है, c है, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो सबके ऊपर इस प्रकार आ जाएगा। देखो एक बार t और इसको इस प्रकार लिख लेते हैं कि l की पावर a है, l की पावर a और l की पावर c, l की पावर a प्लस c मल्टीप्लाई में m की पावर b और m की पावर c, तो m की पावर b प्लस c, और t तो सिर्फ यहीं पे है तो m l t की पावर -2c होगा। कितना होगा, -2c, तो t की पावर -2c। अब देखो यहाँ पे l है क्या, नहीं है। यहाँ पे m है क्या, नहीं है, सिर्फ t है। जब तुम लोग इस बराबर इधर से इधर की तुलना करोगे तो तुम पाओगे तो यहाँ t की पावर सिर्फ 1 है, t की पावर 1, और बाकी कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसको इस प्रकार लिख लो, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर जो लिखा है 1 तो 1। जब इस समीकरण से कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, a प्लस सी बराबर 0। क्या मिलेगा, a प्लस सी बराबर 0। b प्लस सी बराबर क्या मिलेगा, 0। m है ना, हाँ, b प्लस सी बराबर 0। लेकिन जब तुम c निकालोगे तो t की पावर यहाँ क्या है, 1, तो -2c बराबर तुम्हें क्या मिलने वाला है, मिलेगा 1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1 और t की पावर यहाँ -2c है। t वाला जब कंपेयर करोगे तो -2c बराबर 1 मिल जाएगा। यहाँ से a b c के मान निकालो, a b c के मान निकालोगे तो यहाँ से c बराबर क्या आ गया, -1/2। जब यहाँ पे c का -1/2 रखोगे तो यहाँ से a बराबर आ गया 1/2, और b बराबर भी कितना आ गया, c का मान -1/2, तो b बराबर भी 1/2। यहाँ से a b c के मान आ गए, a बराबर 1/2, b बराबर 1/2, लेकिन c बराबर -1/2। अब कैसे फॉर्मूला निकलेगा, a का मान इस समीकरण में रखो जो शुरुआत में तुम लोग लाए थे, b का मान भी b की जगह पर रखो और c का मान भी c की जगह पर रखो, और एक फॉर्मूला आएगा। वो फॉर्मूला किसका होगा, आवर्तकाल का होगा। देखो कैसे, इसको पहले पूरा लिख लो, ठीक है, पैटर्न से पहले वो लिखो फिर ये लिखो। अब हम मिटा रहे हैं और आगे लिखते हैं। देखो इस पे जब तुम लोग a b c का मान रखोगे तो t बराबर के तो कोई कांस्टेंट है, l की पावर 1/2, फिर m की पावर 1/2, और फिर mg की पावर -1/2। क्लियर है। यहां से देखना m की पावर 1/2 और यहाँ से क्या है, m की पावर -1/2, तो m की पावर 1/2 गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। 1/2 और -1/2 क्या होगा, 0 होगा। t बराबर के l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट। तो देखो t बराबर के l/g को जब नीचे भेजोगे तो +1/2 हो जाएगा, और जब दोनों के ऊपर 1/2 और नीचे भी 1/2 है तो मतलब क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अर्थात तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ गया, t बराबर के √L/g। और आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। यहाँ पे तुम्हें कांस्टेंट पता नहीं चलेगा, सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला पता चल जाएगा जो कि क्या है, KL/g, और तुमने एक फॉर्मूला निकाल लिया। तो सिस्टम से पूरा वीडियो देखोगे, अगर समझ में नहीं आए तो रिपीट में देखना है। क्या करना है, रिपीट में, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस भी राशि का तुम्हें सूत्र निकालना है उस राशि की किन किन राशियों पर निर्भरता है। जैसे हमें सरल लोलक के आवर्तकाल का क्या निकालना था, सूत्र निकालना था, तो बताया गया आवर्तकाल का जो आवर्तकाल है किसी भी सरल लोलक का, वो 3 राशियों पर निर्भर कर रहा है। एक तो उसके धागे के ऊपर निर्भर कर रहा है,
दूसरा उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर रहा है, तीसरा गुरुत्व यानी भार बल के ऊपर। लेकिन ये फॉर्मूला में पता चला कि धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर कर रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन शुरुआत में एक इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी गई थी जिससे तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो तुम्हें कोई एक इन्फॉर्मेशन दे दी जानी चाहिए जिससे तुम्हें पता चल जाए कि वो किस किन राशियों पर क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक फॉर्मूला हम लोग और लिख लेते हैं, इसको लिख लो। अब देखो एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। क्वेश्चन है कि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला ज्ञात करो, अभिकेंद्रीय बल का विमेय विधि के द्वारा सूत्र ज्ञात करो। यह भी अभिकेंद्रीय बल किस पे लगता है? अभिकेंद्रीय बल जब कोई कण वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है। क्या है? जब कोई कण क्या करता है? वृत्तीय पथ में गति करता है। अगर किसी कण को तुमने ऐसे धागा से बांध दिया और वो ऐसे ऐसे गति कर रहा है, क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे गति, तो इस कण के ऊपर एक तो अपकेंद्रीय बल लगता है, जो कि क्या होता है? इस प्रकार कण भागने की कोशिश करता है। जैसे ही धागे से कोई कण टूटेगा वो क्या होगा? टूट के बाहर चला जाएगा। लेकिन जब कोई वस्तु ऐसे, जैसे मान लो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, तो वहाँ पे अपकेंद्रीय नहीं अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। यानी पृथ्वी का जो बल है, मान लो ये सूर्य है और ये पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी क्या हो रही है? घूम रही है, तो क्या होगा? बल इधर की तरफ लगेगा। क्लियर है ना बात? अंदर की तरफ। और अपकेंद्रीय बल में बाहर की तरफ। जैसे जब तुम लोग किसी बाल्टी को ऐसे ऐसे उसके कण घुमाते हो ना, तो वो जो कण घूम रहे हैं उन सारे बाल्टी के जो पानी के कण हैं उन सबके ऊपर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल। तो देखो हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं अभिकेंद्रीय बल का। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन ऐसे लिख लो, ऐसे बोले दे रहे, किसी कण का विमीय विधि के द्वारा अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला ज्ञात करो यदि कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तथा उस अभिकेंद्रीय बल, उस कण के अभिकेंद्रीय बल जो है वो किस किस पर निर्भर कर रहा है? सबसे पहला लिखो द्रव्यमान और उस कण के वेग और जो जिस वृत्त पे वो गति कर रहा है उस वृत्त की त्रिज्या। तो लिखो किसी कण के अभिकेंद्रीय बल की गणना करो विमीय विधि के द्वारा यदि उस कण का अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान, कण के वेग और वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर करे। तो क्या करना है? अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करना है। मान लो अभिकेंद्रीय बल क्या है? F है। क्या है? F। और वो निर्भर किस किस पे कर रहा है? तो वही चीज के कांस्टेंट लिखो। सबसे पहले वो कर रहा है कण के द्रव्यमान यानी m की पावर a। दूसरा वो कर रहा है कण के वेग यानी v की पावर b। तीसरा वो कर रहा है वृत्त की त्रिज्या यानी r की पावर c। दिक्कत कुछ नहीं, जितनी राशियों पर निर्भर कर रहा है सबको a b c घात में लिख दो, आगे एक कांस्टेंट के लगा दो क्योंकि कांस्टेंट तुम्हें पता चलने वाला नहीं है। अब देखो F बराबर के m की राशि क्या है? m का तो m ही होता है, m की पावर a। v क्या है? v विस्थापन बटे समय यानी lt माइनस v, lt माइनस 1 की पावर v। और r क्या है? एक दूरी है यानी r त्रिज्या की क्या होगी विमा? l ही होगी, l की पावर c। यहाँ से सबको मिलाओगे तो f बराबर यानी f की विमा क्या होती है? f की विमा होती है mlt माइनस 2, mlt माइनस 2। अब कोई भी बल हो, चाहे अभिकेंद्रीय बल हो चाहे कोई भी बल हो, उसकी विमा क्या होगी? mlt माइनस 2 बराबर k की तो कोई विमा होगी नहीं, m, यहाँ भी m है और यहाँ कहीं पे m नहीं है तो m की पावर a ही रहेगी। l की पावर v और l की पावर c, तो l की पावर b प्लस c, l की पावर b प्लस c। और t की पावर यहाँ पे कुछ ना, t की पावर माइनस b, t की पावर b के गुणा किससे होगा? -1 से, तो t की पावर माइनस b। इधर के से इधर की तुलना करोगे तो m की पावर इधर a लिखा है, इधर m की पावर 1। जब कुछ नहीं लिखा है मतलब m की पावर 1, तो a बराबर क्या आया? 1। इधर l की पावर b प्लस c, इधर l की पावर 1, तो b प्लस c बराबर क्या आया? 1।
इधर टी की पावर -v, इधर टी की पावर -2, तो टी की पावर -v बराबर -2, तो v बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, c का मान जब b के मान पे 2 रखोगे तो c का मान क्या आ जाएगा, c का मान यहाँ से आ जाएगा -1। क्यों, क्योंकि b का मान जब +2 रखोगे तो +2 इधर जाएगा तो -2, -2 में से 1 घटेगा तो -1 आ जाएगा। यहाँ से a b c के मान आ गया, a का मान 1 और c का मान -1, b का मान +2। इन सब a b c के मान इस वाले फॉर्मूले पे रख देना है जो कि पहले शुरुआत में लाए थे। रख दो, इस पे रख देते हैं। देखो f बराबर k m यानी द्रव्यमान है, m की पावर क्या है, m की पावर a है तो a का मान 1 है, m की पावर 1 इंटू v का मान कितना है, 2 है तो v की पावर b है तो वेग बराबर वेग का स्क्वायर इंटू r की पावर c है और c का मान -1 है तो r बराबर क्या हो जाएगा, r की पावर -1। अब देखो r -1 है तो बटे में जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो क्या आ जाना है, f बराबर k m की पावर 1 तो m, v का स्क्वायर तो v स्क्वायर बटे r स्क्वायर, r की पावर -1 है तो बटे में जाएगा तो +1 तो बटे r। f बराबर आ गया k mb स्क्वायर बटे r। ठीक है, क्लियर है, f बराबर k mb स्क्वायर बटे r। ये क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया अभिकेंद्रीय बल का। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से तुम लोग फॉर्मूला निकाल लोगे किसी भी भौतिक राशि का। अब कुछ परिसीमाएं भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी भौतिक राशि का फॉर्मूला तुम लोग निकाल लोगे। कुछ निश्चित भौतिक राशियों के ही फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हो विमेय विधि से, और ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस ड्यूरेशन है, इसका कहीं पे उपयोग नहीं है, आगे चल के भी कहीं पे उपयोग नहीं होगा। हाँ, विमाओं का उपयोग होगा, लेकिन ये जो पार्टिकुलर मेथड है वो तुम्हारे आगे ज़्यादा उपयोग नहीं होगा, लेकिन इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एक स्टेप जब क्रॉस करोगे तब आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में। क्यों, क्योंकि आगे चल के तुम्हारे बहुत सारे फॉर्मूले विमाओं के ऊपर आने वाले हैं, चाहे वो क्लास 12th बोर्ड हो चाहे उसके आगे। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी पूछ लेगा मुँह उठा करके, बताओ इसकी विमा क्या होती है। जब तुम विमाओं के टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए रहोगे तो विमाओं के ऊपर तुम्हें क्या रहेगा, कमांड रहेगा। इसलिए विमाओं के कोई भी क्वेश्चन तुम्हें क्लास 11th में छोड़ने नहीं है। जहाँ भी विमा देखे तुरंत उसके ऊपर उसको लपक लो, मतलब उसको सॉल्व कर लो। जहाँ भी विमा के क्वेश्चन देखें तुरंत सॉल्व करो, जिससे विमाओं में क्या रहे, आगे कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है, तो हम लोग अब लिखते हैं विमाओं की परिसीमा, और या जो विमीय फॉर्मूला है उसमें उसकी सीमाएं कि क्या क्या उपयोग विमाओं का नहीं होता है। ठीक है, चलो ठीक है। देखो विमाओं की सीमा यानी लिमिट ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की लिमिट क्या है, सबसे पहला विमीय सूत्र के द्वारा, विमीय विधि के द्वारा निकाले गए सूत्र का स्थिरांक निकालना संभव नहीं है। तो सबसे पहली सीमा तो यही हो गई, विमीय विधि से, विमीय विधि से ज्ञात किए गए सूत्र के स्थिरांक को ज्ञात करना संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में तुम गतिज ऊर्जा, यानी मान लो कि ई का फॉर्मूला निकाल लो गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mb स्क्वायर। तुम इससे ये तो निकाल लोगे कि mb स्क्वायर तो ज्ञात कर लोगे, लेकिन 1/2 ज्ञात नहीं कर पाओगे, और जब 1/2 ज्ञात नहीं कर पाओगे तो इस फॉर्मूले का कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जाम्पल में लिख लो कि गतिज ऊर्जा बराबर के mb स्क्वायर ज्ञात कर सकते हो, के का मान 1/2 ही है, ये ज्ञात करना संभव नहीं है। दूसरी लिमिट क्या है, विमीय विधि से एक से अधिक लिखे गए पदों
के सूत्र को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी एक से अधिक पदों में कैसे, जैसे देखो तुम्हारा, अगर हम लोग न्यूटन के समीकरण की बात करें v = u + at की बात करें तो निकालना संभव नहीं है। हम लोग हमेशा विमेय विधि से सिर्फ ऐसे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं जो एक पद में गुणा के रूप में लिखे हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2 mv², ठीक है, E = mgh, ठीक है। अभी अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला निकाले mv²/r, ठीक है। इसी प्रकार के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जैसे अभी उसके पहले निकाले आवर्तकार का फॉर्मूला k√L/g। तो जो एक पद में लिखे हों राशि के बराबर में एक पद, मतलब गुणा में इस प्रकार से एक पद लिखा हो, प्लस करके या माइनस करके कुछ लिखा है फॉर्मूला में, तो विमेय विधि के द्वारा निकालना संभव नहीं है। तो लिख लो, विमेय विधि से सूत्र में, देखो विमेय विधि से सूत्र में दाईं ओर एक पद में लिखे गए समीकरण को विमेय विधि से कर लो। विमेय विधि से दाईं ओर एक पद में लिखे गए समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। एक से अधिक पदों वाले सूत्र को ज्ञात नहीं कर सकते, सूत्र को ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है बात? अगर एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल लिख लो S = ut + ½ at² को विमेय विधि के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। विमेय विधि के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें देखो एक पद ut, दूसरा 1/2 at² लिखा गया है, तो इसको विमेय विधि के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी परिसीमा लिखो, हो गया ये। तीसरी सीमा देखो, प्रायः जो होता है विमेय विधि के द्वारा, जो MLT द्रव्यमान, दूरी और समय के पदों में लिखे गए हैं, उन्हीं के सूत्र निकालना संभव होता है, अन्यथा संभव नहीं होता है। तो लिख लो प्रायः जिन राशियों की निर्भरता ML या T पर होती है, उन्हीं के सूत्र ज्ञात करना संभव है। अर्थात यदि किसी भौतिक राशि की 3 से अधिक राशियों पर निर्भरता है, तो उसके सूत्र को विमेय विधि के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। विमेय विधि के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
क्लियर है बात। अब देखो हमारा जो टॉपिक है वो क्या हुआ, क्लियर हुआ। इसको एक बार दोबारा रिपीट में करते हैं। प्रायः जिन राशियों की निर्भरता MLT पर होती है उन्हीं के सूत्र ज्ञात करना संभव है। अर्थात यदि किसी भौतिक राशि की निर्भरता राशि की 3 से अधिक राशियों पर निर्भरता होती है तो उसके सूत्र विमीय विधि के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जितनी भी अभी हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व किए उसमें जो राशि थी उनकी निर्भरता M यानी द्रव्यमान, समय और दूरी पर ही थी, इनके अलावा किसी और राशि पे नहीं थी। मूल राशियां तो 7 होती हैं, तो विमा तो निकाल सकते हो लेकिन विमीय विधि से उसका सूत्र नहीं निकाल सकते। क्लियर है बात। तो हमको आशा है कि समझ में आया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत हुई है तो रिपीट में देखो और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई लिखाई करते रहो।